जो पीडीए वाले घबराए हुए हैं वो इसलिए घबराए हुए हैं, पीडीए के नारे से उनके पेट में दर्द हो रहा है। कोई घबरा तो नहीं रहा यहाँ पर, मंच वाले तो नहीं घबरा रहे हैं। मुझे लगता है कोई मंच पे घबराने वाला बैठा हुआ है। सरकार आती है जाती है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। तो उनका नाम लाल से लिखा जाएगा और सरकार आने पर तब हिसाब किताब हो जाएगा। हम तो, हमारा स्लोगन एक ही है, हम डरेंगे तो मरेंगे। माझा युरिन पॉट पण तपासा, काय उघडायचं ते उघडा, नंतर मी उघडतो तुम्हाला। जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। आपको याद रखना है, एक है तो सेफ है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। लोकतंत्र आज नहीं आएगा, इस साल नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, समझौते और डर से नहीं आएगा। ये एक मशहूर अमेरिकी कवि की कविता है जो संदेश दे रही है कि समझौते और डर से लोकतंत्र नहीं आएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी के खिलाफ संविधान की लड़ाई लड़ने का दावा करने वाले अखिलेश यादव के चुनाव प्रचार के कुछ शब्द वायरल हो रहे हैं। 2 दिन पहले अपने उम्मीदवारों से पूछ रहे थे, कोई घबरा तो नहीं रहा है यहाँ पर? और आज यूपी के अफसरों को बता रहे थे, हमारी सरकार आने पर जैसा व्यवहार आपका वैसा व्यवहार हमारा। मैं आगे कुछ और कहूं, सुन लीजिए उनका आज का ये बयान। सोचिए कितना अन्याय हुआ है, जेल भेजने से लेकर के दूसरी जेल भेज देने का। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो तो कानपुर में ही रखते विधायक जी को, लेकिन क्योंकि मैं मिलने आ गया था विधायक जी से, इसलिए उन्होंने यहां से महाराजगंज भेज दिया। मैं आप सबको कह के जा रहा हूं, उन अधिकारियों को भी कहता हूं कि जिन्होंने ये फैसला लिया है, जब सरकार बदलेगी तो फैसले वैसे ही लिए जाएंगे, जैसा व्यवहार आपका है वैसा ही व्यवहार हमारा होगा। आपका अगर प्यार का व्यवहार है तो हमारा भी प्यार का व्यवहार रहेगा। आप अगर हमारे साथ अन्याय करेंगे तो उस अन्याय को हम लोग भूलने वाले नहीं हैं इस बार। ये शब्द कानपुर के सीसामऊ में कहे गए हैं, जहां अखिलेश के विधायक रहे इरफान सोलंकी को एमपी एमएलए कोर्ट से सजा के बाद चुनाव कराया जा रहा है। और 2 दिनों पहले जब उन्होंने कुंदरकी सीट के चुनाव प्रचार में अपने उम्मीदवारों की घबराहट का मीटर नापा था, तब मैं बताना चाहती हूं कि 57 मिनट में 17 बार अखिलेश की जुबान पर घबराहट शब्द आया था। और उनके भाषण के आखिरी के 24 सेकंड्स में तो वो 6 बार उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं से घबराहट के बारे में पूछते रहे थे। 24 सेकंड में 6 बार, यानी हर 4 सेकंड में घबरा तो नहीं रहे हो, घबरा तो नहीं रहे हो, घबरा रहे हो क्या? नहीं घबरा रहे, घबराना नहीं है। इतनी बार मैं आपको बता दूं कि कुंदरकी सीट पर 60% मुस्लिम आबादी है, लेकिन बीजेपी को छोड़कर समाजवादी पार्टी, बीएसपी, एआईएमआईएम और चंद्रशेखर आजाद ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं। उधर करहल सीट पर भी अखिलेश के परिवार की लड़ाई हो रही है। सवाल पब्लिक का है कि क्या अखिलेश को यूपी का उपचुनाव फंसता दिख रहा है, इसलिए कभी घबराहट है तो कभी डर दिखा रहे हैं। उधर संविधान की शपथ हर रोज लेने वाले इंडिया गठबंधन के नेता उद्धव ठाकरे चुनाव अधिकारियों को देख लेने की भाषा में बात करते दिखे। मल्लिकार्जुन खड़गे भी हिंदुओं को मोदी योगी के संदेश के जवाब में कहते सुने, डरोगे तो मरोगे। या यूपी से महाराष्ट्र तक मोदी योगी फैक्टर आगे, इसलिए विपक्ष घबराहट से भागे। अखिलेश जो इतना डरा रहे हैं, चुनाव में क्या घबरा रहे हैं? सवाल पब्लिक का आज यही है।
यूपी में 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है और अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ दोनों के लिए ये बड़ा मौका है। लेकिन अखिलेश यादव ने नवंबर में सिर्फ 3 रैलियां की हैं। आज यानी 13 नवंबर को सीसामऊ में, 11 नवंबर को मुरादाबाद के कुंदरकी में, इसके पहले 5 नवंबर को गाजियाबाद में। इसके उलट योगी आदित्यनाथ यूपी से लेकर झारखंड और महाराष्ट्र तक बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है के नारे पर आक्रामक हैं। उन्होंने तीनों राज्यों में कम से कम 26 जनसभाएं की हैं। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी कि चुनाव में किसकी रणनीति क्या है, कौन आगे है, कौन पीछे है, लेकिन जनता के बीच क्या वायरल हो रहा ये जरूर बताऊंगी। मसलन आज जब अखिलेश ये कह रहे थे कि मुख्यमंत्री योगी के पेट में पीडीए के नारे से दर्द हो रहा है, तब देखिए किस तरह उनसे पीडीए के ही घबराने का स्लिप ऑफ टंग हो गया। सुनिए। अगर कोई घबरा रहा हो तो हमारे साथ हेलीकॉप्टर में चले, हम उसे ले जा रहे हैं। कोई घबरा तो नहीं रहा यहां पर। मंच वाले चलिए, आज तो अखिलेश बोलते बोलते बोल गए, लेकिन कुंदरकी में बार बार अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे थे घबरा तो नहीं रहे। सुनिए ये भी बयान उनका। अगर कोई घबरा रहा हो तो हमारे साथ हेलीकॉप्टर में चले, हम उसे ले जा रहे हैं। कोई घबरा तो नहीं रहा यहां पर। मंच वाले तो नहीं घबरा रहे हैं। मुझे लगता है कोई मंच पे घबराने वाला बैठा हुआ है। तो कोई घबराने वाला तो नहीं है। ये कोई इसलिए नहीं घबराएंगे, अगर घबरा गए तो टिकट नहीं मिलेगी इनको। अगर इन्होंने अधिकारियों से सांठ-गांठ की, मैं कह रहा हूं अभी किसी अधिकारियों से सांठ-गांठ मत करना, कोई दोस्ती नहीं है। ये कोई गड़बड़ तो नहीं कर दोगे? कोई है तो नहीं ऐसा जो मिला हुआ हो अधिकारियों से? आपने सुना, अखिलेश ही अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कोई घबरा तो नहीं रहा, कोई अधिकारियों से मिला तो नहीं हुआ। उधर अखिलेश यादव के साथ साथ शिवपाल यादव ही अफसरों को यह भी बता रहे हैं कि लाल स्याही से नाम डायरी में लिख लिया गया है, सरकार बनने पर सबका हिसाब किताब होगा। इस बीच चुनाव आयोग के अधिकारियों ने जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे से लेकर एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और नितिन गडकरी के हेलीकॉप्टर की जांच की, क्योंकि यह सामान्य चुनाव प्रक्रिया है, तो सिर्फ उद्धव ठाकरे ही चुनाव आयोग के अधिकारियों से उनका आई कार्ड, उनका अपॉइंटमेंट लेटर चेक करते और उनका अपॉइंटमेंट लेटर मांगते क्यों दिखे? क्यों डरा रहे थे? सुनिए। हा व्हिडिओ मी रिलीज करतोय, ठीक आहे? तपासा बॅग मध्ये रिकव्हरी, माझा युरिन पॉट पण तपासा जरा बाजूला। ए बीच में मत आओ। जरा बाजू। उघडा ना, आपण बॅग उघडली तर उघडायला काय उघडायचं ते उघडा, नंतर मी उघडतो तुम्हाला। हा, काय नाव? महेश शानिमी। हा, महेश शानिमी। कुठले? जिल्हा परिषद बांधकाम जिल्हा परिषद। अपॉइंटमेंट लेटर कुठे तुमचं? दाखवा। आज आता मोदी येतात, मोदींकडे पाठवतो ना तुम्हाला। सोलापूरचा एअरपोर्ट बंद आहे। तो आज सवाल पूछ रही है पब्लिक का सवाल नंबर 1, अखिलेश यादव की घबराहट और अफसरों को उनका अल्टीमेटम, क्या यूपी चुनाव उन्हें हंसता दिख रहा है? जुबान पर संविधान, लेकिन अफसर को उनकी ड्यूटी पर डांटना। क्या अखिलेश उद्धव जैसे नेता चुनाव में हंगामा खड़ा करना चाहते हैं? हिंदुओं को मोदी और योगी के स्पष्ट संदेश के आगे क्या विपक्ष हताश नजर आ रहा है? सवाल पब्लिक का आज यही
है। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं, डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता, दानिश कुरैशी AIMIM के नेता और किशोर तिवारी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले मैं डॉक्टर अजीज खान आपसे पूछना चाहूंगी, सवाल सीधा है, घबराहट क्यों और झुंझुलाहट क्यों? अगर अफसरों को ये कह के बताया जा रहा कोई अधिकारियों से तो नहीं मिला हुआ, आपको अपने ही लोगों पर, अपने कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर विश्वास नहीं है, उधर शिवपाल जी कह रहे हैं कि भाई नाम लाल स्याही से लाल किताब में लिख लिया गया है, उद्धव ठाकरे अलग अधिकारियों को डरा रहे हैं, इतनी घबराहट क्यों कि 24 सेकंड में 6 बार बोलना पड़े घबराओ मत, मंच पे बैठे लोग घबराओ मत, जो घबरा रहा है हमारे साथ हेलीकॉप्टर में चले? क्या हो गया अजीज खान साहब, सब कुछ ठीक तो है? देखिए नाविका जी, आपने मेरे ख्याल से इस क्लिप को कई बार दिखाया है और बार बार घबराहट की बात, मुझे लग रहा है कि हर नेता अपने कार्यकर्ता को उत्साहित करता है और उसका मनोबल बढ़ाता है, और मुझे लग रहा है मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा रहे थे और हर नेता करता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, एक बात। लेकिन दूसरी बात, अभी जो आपने कहा कि अधिकारियों को डरा रहे हैं और साहब घबराने की बात कर रहे हैं, एक बात आप समझिए कि यही उत्तर प्रदेश है, जिस तरह आप समझिए कि BDC का चुनाव था, जिला पंचायत का चुनाव था, तमाम नगर निगम का चुनाव था, यही बीजेपी है। किस तरह जो अधिकारी था वो बीजेपी का कार्यकर्ता के हैसियत से काम कर रहा था, किस तरह काम कर रहा था। और हमारे यहां यही उत्तर प्रदेश में कई अधिकारी, कई DM, कई SP, तो आप समझिए कि किस तरह बीजेपी की मदद कर रहे थे। तो आज अगर नेता हमारे इस बात को कह रहे हैं कि डरना नहीं है, क्योंकि जो अधिकारी है वो अधिकारी कहीं ना कहीं आपको प्रताड़ित करेगा, आपको परेशान करेगा, लेकिन आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि बीजेपी को यह पता है कि उत्तर प्रदेश में इसने कोई काम नहीं किया। आज उत्तर प्रदेश में, यही उत्तर प्रदेश है, UP PSC का एग्जाम का जो स्टूडेंट है वो किस तरह उस पर लाठियां भाजी जा रही हैं, किस तरह उसे मारा पीटा जा रहा है। RO ARO का जो स्टूडेंट है किस तरह वो सड़कों पर है, ये पता है, ये सबको पता है कि एक एक शख्स, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, छात्र हो, वो सब प्रताड़ित है, सब पीड़ित है, क्योंकि सब परेशान है। और बीजेपी को पता है कि अब बीजेपी को कोई वोट देने वाला नहीं है, उसके पास सिर्फ एक ही हथकंडा है कि किसी तरह प्रताड़ित करो, डराओ धमकाओ और डरा धमका करके वोट को ले लो। इसलिए हमारे नेता अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे, एक बात। दूसरी बात, आप बताइए ना, अगर यही उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी हैं, जब महाराष्ट्र में जाते हैं तो पता नहीं कौन कौन से नारे की बात करते, हिंदू और मुसलमान, झारखंड में जाते पता नहीं क्या क्या बात करते। वाकई में अगर आपने उत्तर प्रदेश में काम किया है तो आप UP मॉडल की बात क्यों नहीं करते हैं? यही माननीय मोदी जी हैं, गुजरात से जब निकले थे बाहर तो गुजरात मॉडल की बात करते थे, लेकिन वो कई मॉडल तो अब कहां रहा अजीज खान साहब? आप तो चुनाव नेताओं के खिलाफ लड़ी नहीं रहे, आप तो अधिकारियों के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। अब ये कौन सा लोकतंत्र है जहां अधिकारियों को धमकी दी जा रही है? धमकी वाला लोकतंत्र मैंने पहली बार देखा है। और जो लोग लोकतंत्र को बचाने की बात करते थे, संविधान की बात करते थे, वो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को आजकल डरा धमका रहे हैं। राधिका खेड़ा जी, आप क्या दिखा रही थी? आप क्या दिखा रही थी? जवाब दीजिए। अजीज खान साहब कह रहे हैं कि आप धमकी से चुनाव जीतती हैं। फिलहाल तो मैं अंगूर लाई हूं इनके लिए। वो कहावत सुनी है ना आपने, अंगूर खट्टे हैं, ये वही वाले खट्टे अंगूर लाई हूं इनके लिए, क्योंकि आज साक्षात मैंने वो कहावत सच होती आपके चैनल पे देख ली है इनके बयान पे। देखिए 57 मिनट की स्पीच में अखिलेश यादव जी ने 17 बार घबराहट बोला, 11 बार अन्याय बोला और 9 बार डर का जिक्र किया। और ये छोड़िए, ये आंकड़े जो है ना, इनके टूटले हौसले और हार की बौखलाहट का प्रमाण तो है, लेकिन शक इनको अपने ही कैंडिडेट पे हो रहा है। अपने ही कैंडिडेट से अपने ही कार्यकर्ता को बोल रहे हैं, अरे डर तो नहीं रहे,
क्या समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट, क्या समाजवादी का पार्टी का कार्यकर्ता इतना डरपोक है? क्या इतना ही बेगुजरा है कि वो बिक जाएगा और मिल जाएगा किसी और के साथ? आपको अपनों पे ही विश्वास नहीं है तो आप कैसे विश्वास रखते हैं कि प्रदेश की जनता आप पे विश्वास करेगी, जिसको स्वयं के अपनों पे ही भरोसा नहीं है? और लगातार चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठाना, कभी किसी और पे उठाना, इसीलिए मैं ये बार बार खट्टे अंगूर दिखा रही थी, क्योंकि अपनी कमियों को देखिए। आप लोग ये बात भली बात ही जानते हैं कि एक बार आप लोगों का तुक्का चल गया, काट की हांडी बार बार नहीं चलती, ये भली भांति अखिलेश यादव जानते हैं। एक बार उन्होंने फेक नैरेटिव चला दिया, संविधान खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, कोई काम नहीं हुआ, लेकिन असलियत अंदर से वो जानते हैं कि मोदी जी का काम हो और योगी जी की नीतियां हो, उत्तर प्रदेश जैसे आगे बढ़ रहा है, एक बार काट की हांडी जो चढ़ गई दोबारा वो काम नहीं हो पाएगा। उनको दिखाई दे रही है अपनी हार, क्योंकि हरियाणा का एग्जाम्पल उनके पास है, इसीलिए इस डर के माने उन्होंने पैरासाइट को ही साइड कर दिया कि कहीं गलती से राहुल गांधी का खामियाजा इनको ना भुगतना पड़ जाए। वो हमने देख लिया चुनावी टिकटों में। लेकिन ये डर क्यों है और ये धमकी क्यों है, ये जनता पूछ रही है। और किशोर तिवारी जी, मैं आपसे पूछूंगी, बाप रे, मैं ही डर गई थी। उद्धव ठाकरे जी को इतना गुस्सा आया था, अधिकारियों पर चेकिंग कर रहे थे, भाई सबकी करते हैं, आपकी भी कर ली, लेकिन आप आई कार्ड दिखा दो, अपॉइंटमेंट लेटर दिखा दो। जैसे मुझसे आप मांगेंगे अपॉइंटमेंट लेटर, तो 19 साल पहले टाइम्स नाउ ज्वाइन किया था, अभी तो ढूंढने में भी समय लगेगा। आप वहां धमका रहे हैं लोगों को। ये धमकाने की पॉलिटिक्स, ये धमकाने वाला लोकतंत्र कहाँ से आया? और जो संविधान को बचाने चले थे, वो आज संविधान वालों को ही इस तरह से धमकाएंगे तो देश कैसे चलेगा? क्या हो गया किशोर तिवारी जी? चेकिंग ही थी ना, अफसरों ने की, डर किस बात का? एक बात मैं कि जब उद्धव जी ने कहा कि आपने एकनाथ शिंदे की बैग चेक की, क्या देवेंद्र की, क्या अजीत पवार की, तो उन्होंने आज सबकी चेक करके बता दी कि भाई हम उनकी भी चेक करते। लेकिन मुझे है ना बड़ी आपत्ति है, जो लोग खुद महाराष्ट्र को लूट रहे हैं उनकी बैग चेक करके क्या करूं। और दूसरा, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की बैग वगैरह चेक करना, ये राजीव कुमार को मैं बता देता हूं कि हम लोग है ना उखाड़ देते हैं। हाँ, तुमको ये याद रखना चाहिए। मैंने कल ही बताया था कि ये राधिका खेड़ा वगैरह तो अंगूर के बहाने वो क्या बता रही थी मुझे मालूम नहीं, शायद इंपोर्टेड अंगूर होंगे जो जाम के तरीके लग रहे थे। तो मुझे एक बताना है कि महाराष्ट्र के अंदर सारा चुनाव एक तरफा हो गया है, और एक तरफ तो अडानी के पैसे चल रहे हैं और अडानी के चैप्टर को कोई रोक नहीं रहा है। दूसरी तरफ हमारे एक नेता को प्रचार करने से रोका जा रहा है। एक ही दिन में 4 बार उनका चैप्टर चेक किया गया, उन्हें डिले किया गया, 2 बार उनकी सभाएं कैंसिल हो गई। मैं अभी बता रहा हूं, नाविका जी जो सुन रहा है वो रोज सुन ले, यही अफसर है, सरकार हमारी आ रही है। हाँ, इनको बोलना कि ज्यादा वफादारी ना बताए। मैं समझ सकता हूँ कि राजू जी हमारे पेरोल पर है वो बीजेपी के, लेकिन ये महाराष्ट्र के जो अफसर है जो इतनी वफादारी बता रहे हैं, बाप रे बाप, उनको धमकी मुझे भी धमकी दे रहे हैं आप, नेशनल टेलीविजन पर धमकी दे रहे हैं आप किशोर तिवारी जी, उखाड़ देंगे, आप आ जाएंगे तो क्या करें? अधिकारी सारे निकाल देंगे, सारे शिव सैनिक भर देंगे सरकारों में, क्या ऐसे? ये किस तरह की धमकी है? नेशनल टीवी पे आप धमकी दे रहे हैं। और नाविका जी, हाँ, ये है ना, शिवसेना को आपने देखा ही नहीं। ये हमारी जो उद्धव जी बोल रहे थे ना, वो विनम्र भाषा थी। वहां 1 लाख शिवसैनिक थे, उखाड़ के फेंक देते थे सबको। ये इलेक्शन कमीशन को लग क्या रहा है? बाप रे, ये क्या कह रहे हैं आप? ये संवैधानिक है, ये संवैधानिक है, ये आपके हिसाब से संविधान ऐसे चलता है? संविधान ऐसे चलता है, देश का लोकतंत्र ऐसे चलता है। नाविका जी, एक बात मैं क्लियर कर रहा हूं, बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना है जिसके उद्धव ठाकरे है। यहाँ सब मातोश्री जो बोलती है
वही चलता है। हाँ, ये भारत में संविधान वगैरह की बात हम करते हैं, हमारे पार्टी के अंदर तो हमारी कमांड चलती है, और महाराष्ट्र के अंदर कोई अन्याय तो आप वन्याय देश का कानून नहीं मानेंगे, आप देश का संविधान नहीं मानेंगे, आप संविधान शिवसेना का मानेंगे। बाला साहब ठाकरे का कौन सा आपने संविधान मान लिया? मैं इस डिबेट को खोल रही हूं। ये धमकी अब अफसरों को नहीं, ये नेशनल टेलीविजन पर धमकी दी जा रही है। बहुत बड़ी बात है। ऐड तो करने, नहीं, मैं कहां सवाल दूंगी भैया, मैं तो डर गई हूं। आप तो मुझे भी धमकी दे देंगे, कल कहेंगे आपको टपका देंगे, क्या होगा? इस तरह की भाषा, आप तो उखाड़ने पे उतर आए हैं। अरे आप तो उखाड़ने पे उतर आए हैं किशोर तिवारी जी। और नाविका जी, वो कंगना रनावत के वक्त जो हमने उखाड़ दिया था ना, तो अब तो सुप्रीम कोर्ट भी बोल रही है कि उखाड़ दो जो ज्यादा करता है, तो अब मैं क्या करूं? हाँ, और महाराष्ट्र के अंदर आपको आप सुप्रीम कोर्ट की संरक्षण में ये कह रहे हैं, ये दिखाने की देश की जनता को बेवकूफ मत समझिए। किशोर तिवारी जी, जिस तरह से आज आपने धमकी दी है, लोकतंत्र कहां जा रहा है, इस पर बहस बहुत बड़ी है। ये धमकी का लोकतंत्र, हर्षवर्धन त्रिपाठी, आज मैं बिल्कुल स्तब्ध हूं कि ये किस तरह की नेशनल टेलीविजन पर, सवाल पब्लिक का शो पर इस तरह की धमकी मैंने पहले कभी नहीं सुनी। और किशोर तिवारी जी कह रहे हैं कि सारे देश के अधिकारी सुन ले, हम आ गए तो आपका हिसाब किताब कर देंगे। ये कौन सा संविधान बचाने निकले हैं? अरे भाई, नहीं नविका जी, किशोर जी ने जो बात कही बेहद आपत्तिजनक है कि देश में संविधान होगा, हमारे यहाँ तो जो मातोश्री कहता है वही चलेगा। ये मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि किशोर जी ऐसा कैसे बोल सकते हैं। और वो आमतौर पर ठीक है, बहुत बार बहुत सी चीजें बोलते हैं, लेकिन ऐसी गलती नहीं करते हैं। मुझे लगता है थोड़ा इत्मीनान से सोचेंगे तो शायद उनको भी समझ में आएगा, जब ये शो वो दोबारा देखेंगे कि कितनी गलत बात वो बोल गए। और मुझे नहीं समझ में आता उद्धव ठाकरे जी का हेलीकॉप्टर चिप हो, या जिस तरह से अखिलेश यादव और शिवपाल यादव कह रहे हैं, अगर कोई भी ये भाषा दे। मैं याद दिलाता हूं, मुख्तार अंसारी के बेटे, चुनाव चल रहा था मऊ में, उन्होंने कहा मैंने अखिलेश भैया से कह दिया है 6 महीने किसी अधिकारी को जाने नहीं दूंगा, पहले हिसाब बराबर होगा। शिवपाल यादव जी की आज की भाषा सुनिए, कह रहे हैं लाल डायरी में नाम लिख लिया है, सबके साथ वही होगा। अखिलेश यादव वही भाषा कर रहे हैं और वही भाषा किशोर तिवारी जी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि देश की जनता बहुत सलीके से, लोकतांत्रिक तरीके से इसका उत्तर देती है, बहुत सलीके से। और हमने वो देख लिया कि क्या स्थिति हुई। यहां भी हमको लगता है कि जनता लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देगी। लोकतंत्र हमारा बहुत मजबूत है। कुछ नेताओं की खाम ख्याली और उनके दिमाग में कुछ गुरूर चढ़ जाए, उससे देश नहीं चलेगा। देश तो संविधान से ही चलेगा। जहां इलेक्शन, अजय वर्मा जी नहीं, किशोर तिवारी जी, धमकी से आप मुझे तो डराने की कोशिश मत करिए। मेरा शो जो है ना, वो अफसरों को धमकी देने के लिए नहीं है। यहां मुद्दों की बात होती है। आप रैली में जो कर रहे हैं, जो एयरपोर्ट पे जिस तरह से धमकी दे रहे हैं, हम नेशनल टेलीविजन पर दे रहे हैं, तो जनता के सामने आपका सच आ रहा है। अच्छी बात है, जनता की आंखें खुलेंगी। ये किस तरह की धमकी आ रही है? अजय वर्मा जी, मैं पूछना चाहती हूं, पोस्टर तो कांग्रेस के नेता ने भी यूपी में निकाला, जो बांटेगा उसे हम उखाड़ देंगे। ये पोस्टर, ये भाषा अब कांग्रेस की भी है। कांग्रेस, उद्धव सेना, अखिलेश यादव सब मिलकर अब धमकियों से लोकतंत्र चलाएंगे। तो वो जो जेब में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसे रख दीजिए साइड में, धमकी दीजिए, धमकी से चलाइए। क्या जरूरत है कानून की और कॉन्स्टिट्यूशन की आपको? नाविका जी, अक्स तो जैसा है वैसा ही नजर आएगा। आप आईना बदलते हैं, बदलते रहिए। देखिए, आपको मैं ये बताना चाहता हूं नाविका जी कि पहले होती थी बूथ कैप्चरिंग, अब हो रही है प्रशासनिक बूथ कैप्चरिंग। बूथ सारे चिन्हित कर लिए गए हैं। जैसे सपोज गाजियाबाद में 500 प्लस बूथ हैं, वहां यह तय कर लिया गया है कि किस बूथ पर कांग्रेस और गठबंधन, इंडिया गठबंधन का मेजोरिटी और कहां उनको वोट मिलेंगे। तो वहां अधिकारियों को निर्देशित कर दिया। इसे बोलते हैं प्रशासनिक गुंडाई, प्रशासनिक बूथ कैप्चरिंग। एक होती है ईवीएम बूथ कैप्चरिंग, एक होती है प्रशासनिक बूथ कैप्चरिंग, अरे एक होती है नेशनल चैनल बूथ कैप्चरिंग। तो ये तीनों कैप्चरिंग देश की सरकार ने कर रखी है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कर रखी है। उसमें क्या होता है कि जो भी हमारे जहां वोट ज्यादा हैं,
हमें मिलने वाले हैं, वहां अफसरों से कह दिया गया है बेलगाम हो जाइए, लठ बजाइए, रोकिए, वोट ना पड़ने पाए, जांच करिए, चेकिंग करिए। और जहां भाजपा समर्थित बूथ हैं वहां कह दीजिए आंख मीच कर जैसा डालना जो आ रहा है डलने दीजिए, परसेंटेज ऑफ पोलिंग वहां कम हो जाएगा। तो अब ये समझदारी के काम हो रहे हैं, पुराने वाले नहीं, जो कि मोदी जी की सरकार है, 56 इंच की सरकार है नाविका जी, और आप जैसे सम्मानित चैनल उनको पूरे नेशनल चैनल पर ये बताते हैं कि हाँ साहब बहुत कुछ चल रहा है। और एक होता है चुनाव आयोग कैप्चरिंग, तो ये ईमानदारी से प्रशासनिक बूथ कैप्चरिंग देश की सरकार और उनके नुमाइंदे करा रहे हैं। उनकी भाषा शैली पर ना तो कोई रोक है ना उनकी जांच है। अगर जांच करनी थी चुनाव आयोग को तो सबसे पहले मोदी जी की करते, अमित शाह जी की करते, सबसे पहले मुख्यमंत्री खेड़ा जी जवाब दीजिए, क्योंकि इनके मुताबिक सारे इंस्टीट्यूशंस कैप्चर हो गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फिर भी बुलडोजर के खिलाफ आ जाता है फरमान। इनके हिसाब से इंस्टीट्यूशनल कैप्चरिंग हो गई है। इलेक्शन कमीशन पहली बार किसी ने कैप्चर किया है, नवीन चावला, MS गिल और तमाम इस तरह के जो इलेक्शन कमिश्नर्स थे, उनकी बात इन्हें याद नहीं है। राधिका खेड़ा जी आप खुद ही जवाब दे दीजिए कि ये लोकतंत्र का क्या मजाक उड़ाया जा रहा है दोनों तरफ से। सबसे पहले तो मैं उद्धव ठाकरे जी के प्रवक्ता को बता दूं कि उन्होंने जिस अंगूर, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, आप सुनने की क्षमता रखिए। जिस अंगूर की उद्धव भाई ठाकरे जी के प्रवक्ता ने कहा था कि वो इंपोर्टेड है, मैं उनको बता दूं ये असल में महाराष्ट्र की शान है और महाराष्ट्र की मिट्टी में उगाया जाता है। नासिक का अंगूर है और महाराष्ट्र के किसान के द्वारा उगाया हुआ अंगूर है। तो आपका जो छदम महाराष्ट्रवाद और मराठावाद है ना, वो आज एक्सपोज हो गया है कि आपको यही नहीं पता आपके प्रदेश में क्या होता है। अरे छोड़ो साइड हो, ये धमकियां और ये झूठा छदम महाराष्ट्रवाद मराठावाद साइड पे रखिए। आज आप एक्सपोज हो गए हैं और ये जो गुंडागर्दी आपकी लगातार चल रही है ना, आप बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी किशोर जी, आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, मैं हमेशा इसकी रिस्पेक्ट करती हूं, तो बीच में मत बोलिए। इलेक्शन कमीशन उनके पेरोल पे नहीं कर सकती, इलेक्शन कमीशन उनके पेरोल पे है। मैं इनके साथ ऐसे डिबेट नहीं कर सकती। राधिका बेटा तुम कहाँ आ गए हो? अरे अभी अभी तो ज्वाइन हुई हो, सुनने की क्षमता दिखाइए। प्लीज, आई डोंट वांट टू डू अ शाउटिंग मैच, मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया जाए। मैं किसी के बीच में नहीं बोलती हूं, खत्म कर ले। किशोर तिवारी जी आप सुन तो लीजिए, बाद में धमकाइएगा। जब पहला राउंड धमकी का हो गया, राधिका खेड़ा जी आप अपनी बात जी नहीं, इनके कहिए, इनकी अपनी बोलना चाहिए। तो आपको भी नहीं बोलना चाहिए, मेरे बारे में नहीं बोलना चाहिए। अरे भाई किराए के प्रवक्ता ने मेरे खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। आपने किराए का प्रवक्ता किसको कहा? नहीं किशोर तिवारी जी, आपने किराए का प्रवक्ता किसको कहा? ऑफिशियल बीजेपी की नेशनल स्पोक्सपर्सन है, पार्टी ने रिलीज करके घोषित किया है उन्हें। आप कैसे कह सकते हैं किराए के प्रवक्ता? मैं किशोर तिवारी जी ऑब्जेक्शन लेती हूँ, इस तरह की भाषा ना आपको शोभा देती है। मैं विड्रॉ कर रहा हूँ। चलो मैंने विड्रॉ कर लिया, वो पेरोल पे, बीजेपी के सेंट्रल ऑफिस के पेरोल पे, नाविका जी अब सेंट्रल ऑफिस के पेरोल पे, आदमी को सेंट्रल ऑफिस के पेरोल पे, आप मातोश्री के पेरोल पर है। हाँ, आप भी मातोश्री के पेरोल पर है। अरे नहीं, मैं तो सेवक हूँ, इनको म्यूट कर दिया जाए ताकि मैं अपनी बात रख सकूं। मैं तो सेवक और दास हूँ, मैं तो सेवक और दास बना हूँ। आपकी इस तरह की भाषा अपने विरोधी के लिए जायज नहीं है। आप सम्मानित व्यक्ति हैं, सम्मान से पेश आइए और बाकियों को भी सम्मान दीजिए। किशोर तिवारी जी में इसी में हम सबकी भलाई है। पेरोल पे थी नाविका जी, अगर म्यूट कर दिया जाए मैं अपनी बात रख लूं। ये प्रशांत किशोर तरीका क्या ये गुंडे पूरी डिबेट को हाईजैक करेंगे? क्या उद्धव ठाकरे के ये गुंडे पूरी डिबेट को हाईजैक करेंगे? ऑल फेडर्स डाउन। राधिका खेड़ा जी अपनी बात कहिए। नाविका जी देखिए, आज फ्रस्ट्रेशन उद्धव ठाकरे की और उनके प्रवक्ताओं की साफ दिखाई दे रही है। वहां पे वो लगातार जो लोग हैं जो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, और मैं बता दूं 60% ऑपोजिशन के लीडर्स को यूपीए सरकार के दौरान जब चुनाव आते थे चेकिंग करी जाती थी, तब इनको तकलीफ नहीं होती थी।
आज साथ है तो तकलीफ हो रही है। और आपने देखा किस तरीके से ये लोग महिलाओं के साथ बदतमीजी पूरे महाराष्ट्र चुनाव में करते आ रहे हैं। हमने देखा शायना एनसीजी के लिए क्या बोला गया, हमने देखा झारखंड में क्या बोला जा रहा है, और आज यहाँ के चैनल में बैठ के पहले आपको धमकी दी गई, जो ओनली नाविका जी आप एक लौती महिला चैनल की हेड है हिंदी की, और उनको बैठ के नेशनल टेलीविजन पे धमकी दी गई। मैं यहाँ पे राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, मेरे को इस तरीके के अपशब्द बोले जाए, लगातार महिलाओं को नीचा दिखाना, क्या ये ठीक थे बाला साहब ठाकरे जी की आप उनकी इच्छाएं, उनकी सीट को आज मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं? इसीलिए यही महाराष्ट्र आज को भी मिट्टी में मिलाने का काम करेगा। जिनको ये तक नहीं पता कि ये अंगूर महाराष्ट्र का किसान उगाता है, जिनको ये नहीं पता कि महाराष्ट्र के लोग गुंडा शब्द भी सही नहीं है, जो सही नहीं है वो सही नहीं है, लेकिन भाषा की मर्यादा दोनों तरफ से होनी चाहिए। मैं गुंडा नहीं हूँ, आप नहीं हूँ, जो गुंडा नहीं हूँ। महिलाओं के साथ राधिका जी आप भी उन्हें गुंडा ना बुलाइए। ये शब्द अरे हाँ, गुंडा नहीं, मुझे बिल्कुल कोई यहाँ मेरे डिबेट पे इस तरह की भाषा बिल्कुल सही नहीं है, और हम विरोधी हो सकते हैं, हमारे विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम एक दूसरे को इस तरह के अपशब्द ना कहें, बेहतर है। मैं कौन हूं आपको सिखाने वाली? आप लोगों की पब्लिक लाइफ में इतना जीवन कटा है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। लेकिन दानिश कुरैशी जी, अजय वर्मा जी आऊंगी, दानिश कुरैशी जी, मैं पूछना चाहती हूं कि ये घबराहट, ये झुंझुलाहट, ये धमकियां क्यों हो रही हैं? लेकिन धमकियों के सरदार तो सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी जी थे। 2021 में उन्होंने कहा था ना कि ये योगी और मोदी मठ में चले जाएंगे, ये चले जाएंगे पर्वतों में, उसके बाद हम आपका हिसाब किताब करेंगे। ये तो ओरिजिनल वहां से आ रहा है बैरिस्टर साहब से। अब मुझे बता दीजिए कि ये धमकियां राजनीति में और चुनाव के मौसम में सही है? देखिए, मैं ऐसा समझता हूं कि नाविका जी, आप जितनी बड़ी एंकर हैं शायद इतनी भूली नहीं है, या तो फिर आपके पास जानकारी का अभाव हो। ऐसे शब्दों का प्रयोग शायद मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आप बहुत बड़े लेवल की एंकर हैं, ऐसा मैं मानता हूं। अब अगर आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के उस स्टेटमेंट को अगर कोट कर रही हैं तो आपको याद होगा कि वो किस संदर्भ में कहा गया था। वो इस संदर्भ में कहा गया था कि एक बूढ़े बुजुर्ग चाचा जिनके चेहरे पे दाढ़ी थी, उसके लिए जो लताड़ लगाई थी, उस पुलिस वाले के लिए उन्होंने कहा था जो प्रशासनिक आज जो यहां वो चीजें उछाली जा रही हैं, चाहे विपक्ष की तरफ से या सरकार की तरफ से तो नहीं, लेकिन विपक्ष की तरफ से अलग अलग कंप्लेनें की गई, कहीं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, कभी प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ। वो वही बात थी जिसमें कहा गया था कि अगर आप योगी के बूते या अगर मोदी के बूते आप इस तरह से अवाम के ऊपर एक बूढ़े चाचा पे जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं तो याद रखिएगा, सत्ताएं सबकी चली जाती हैं, सबकी चली जाएंगी। आज मैं हूं, कल नहीं रहूंगा। वो पूरी बात बताने के बजाय अगर आप भी, या तो आप जानती नहीं, ऐसा तो मैं मानता नहीं हूं, लेकिन अगर आप भी ऐसी बात करती हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रैप है वो नजर में आता है, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बहुत कुरैशी जी, दानिश कुरैशी जी, कभी भी इस तरह की आप तो बात पर कोर्ट चले जाते हैं। कोई मुद्दा हो, देश में कोर्ट्स हैं ना, अदालतें हैं, वहां जाइए। और बैरिस्टर साहब को ये बताने की जरूरत थोड़ी है कि अदालतें फैसला करेंगी। आफ्टर ऑल बुलडोजर पर भी तो फैसला आया, इस मुद्दे पर भी आ जाता जो मुद्दा उन्हें खटक रहा था। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ये कह के कि कुछ गलत हुआ था उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे, इस तरह की धमकियां क्या सही हो जाती हैं? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, सवाल ये है कि अगर नेशनल टेलीविजन पर कैमरा पर इस तरह की धमकियां आ रही हैं तो फिर जो अफसर इनके सामने खड़ा हो उसके पास क्या रह जाता है? नवगा जी, सिर्फ टेलीविजन कैमरे पर धमकी का मसला नहीं है। पिछले कुछ समय से हताशा में राजनीतिक दल जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं ये खतरनाक है, और ये किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, सभ्य समाज के लिए अच्छा नहीं। ये कहां तक गया था, ये आपके साथ हम उस दिन भी डिबेट में थे जब राहुल गांधी ने एक तरह से कहें कि पिटवा दिया था पत्रकार जाति पूछकर।
उसके बाद किस तरह से अपमानित करने वाली शब्दावली राहुल गांधी की लगातार रही। नरेंद्र मोदी को निकले तो डंडे मार दो, ये हम लोगों ने देखा। जूता फेंक दिया गया, बनारस में 56 इंच की छाती थी, हमने फाड़ दिया, खत्म कर दिया। और वही शब्दावली अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, उद्धव ठाकरे लगातार बोलते हुए दिख रहे हैं। और राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल पर जब इस तरह की बात होती है, क्या इस देश की किसी संस्था ने कभी, बहुत सी सरकारें आई गई, कभी कोई संस्था कमजोर नहीं हुई है। हम हर बार बेहतर निखर कर आए। और जो भी राजनीतिक दल, जो भी कोई, किसी को अगर यह भ्रम हो कि वो इस देश के लोकतंत्र और संविधान से बड़ा हो गया है, हम बड़े कुछ ऊपर की चीज है, उसका भ्रम जनता ने समय समय पर तोड़ा। कमाल की बात यह है कि 37 सीट पाने वाले अखिलेश यादव इतनी जल्दी हताश निराश हो गए। वो उद्धव ठाकरे जो अभी लोकसभा चुनाव में जिनकी अगुवाई में जो गठजोड़ था वो बेहतर प्रदर्शन करता है, इतनी जल्दी हताश निराश हो गए। क्या इन लोगों का जितना भी मोमेंटम था वो सिर्फ कुछ आंकड़ों तक होता है? उस आंकड़ों को भी सहेज नहीं रख पाते? क्या हरियाणा की एक हार ने राहुल गांधी सहित पूरे विपक्ष का मनोबल तोड़ दिया? क्या इनको साफ दिख रहा है कि महाराष्ट्र और झारखंड इनके लिए बहुत खराब होने जा रहा है? और अगर ऐसा है तो ये सचमुच जिसको कहते हैं ना कि लोकतंत्र विरोधी विचार है कि आप जब हारने लगे, हताश होने लगे, तो आप धमकी देने लगे, गुंडागर्दी की भाषा इस्तेमाल करने लगे और कहने लगे कि हम तो देख लेंगे, सबका नाम लाल डायरी में लिख रहे हैं। उसके बाद जनता भी तय करेगी, वो भी बताएगी कि लाल डायरी में लाल निशान कैसे लगाना है। मैं आज पब्लिक के बहुत से सवाल आ रहे हैं। सवाल कुछ तो ये है कि इतनी घबराहट क्यों? 9 सीटों में 37 सीट लोकसभा में जीतने के बाद 9 सीटें क्या है, जीत जाएंगे आप अजीज खान साहब। लेकिन सवाल आपके लिए अरविंद गुप्ता ग्वालियर से पूछ रहे हैं, अफसरों को अखिलेश के अल्टीमेटम के बाद मुझे एक लाइन याद आ गई, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती थी खिड़कियां और अब खिड़कियों के खड़कने से खड़कते हैं खड़क सिंह। अखिलेश लोकतंत्र को कमजोर क्यों समझ रहे हैं? सवाल पूछ रहे हैं। देखिए नाविका जी, मेरे ख्याल से अरविंद गुप्ता जी को पता भी होगा कि आज लोकतंत्र ही नहीं पूरे समाज को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह समाज को बांटने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। जिस तरह अभी से पहले भी मैंने कहा कि यूपीपीएससी के छात्र सड़कों पर हैं, उन पर लाठियां भाजी जा रही है, एआरओ का छात्र सड़कों पर है, किस तरह नीट का पेपर आउट हुआ, पूरे देश में हाहाकार मच गया। बिहार में तमाम लोग पकड़े गए, गोधरा में पकड़े गए, लेकिन यह सरकार सदन में बयान देती रही कि साहब पेपर आउट नहीं हुआ। जिस तरह छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, किसानों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, मुझे लग रहा है वो हमारे नेता उस चीज के लिए सचेत कर रहे हैं कि यह सरकार जो मौके पे है इसके पास कोई उपलब्धि नहीं है, इसने कोई काम नहीं किया। आज डंके के चोट पर अधिकारियों के बल पर अजीज खान साहब, जनता ने जवाब दिया ना, जनता ने जवाब दिया लोकसभा चुनाव में। जनता ही लोकतंत्र में जवाब देती है। लाल डायरी में नाम लिखने से लोकतंत्र नहीं चलता, यही धमकी की जरूरत नहीं है, जनता खुद नोटिस पर डाल देती है। यही बात तो मैं आपसे कह रही हूं। लेकिन एक सवाल किशोर तिवारी जी के लिए भी। संजय मिश्रा भदोही उत्तर प्रदेश से पूछ रहे हैं, महाराष्ट्र चुनाव में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सहित कई नेताओं के हेलीकॉप्टर की चेकिंग हुई, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उद्धव ठाकरे ने जिस तरह धमकी दी, क्या ये वीआईपी कल्चर नहीं है? जवाब दीजिए किशोर भाई। अरे मैं बता देता हूँ मिश्रा जी, तुमको मालूम नहीं, ये इलेक्शन कमीशन जो है इसने पूरे जो टीएन शेषन थे, एमएस गिल थे, हमारे पेरी शास्त्री थे, इन्होंने जो वहां पर अपना कल्चर सेट किया था सारा मट्टी में मिला दिया है। ये राजीव कुमार ने सारा मट्टी में मिला दिया। जो अमित शाह का आदेश आता है उस हिसाब से ये इलेक्शन कमिश्नर के आदेश पे कलेक्टर लोग बहुत परेशान करते हैं। मिश्रा जी, यहाँ कैसा है कि उद्धव ठाकरे को एक ही दिन में 4-5 बार उसकी चेकिंग करके उनकी 2 सभाएं कैंसिल कर दी। और क्या है कि ये जो अब दूसरे ये नेताओं के बता रहे हैं ना, ये नेता तो खुद लूटते हैं, इनकी बैगे क्या चेक करेंगे? ये तो खुद लूट क्यों नहीं जाते? आप भी तो सरकार में रहे हैं। अगर ये नेता खुद लूटते हैं तो आप कोर्ट में जाकर सबूत क्यों नहीं पेश करते? यहाँ बैठकर किसी पर भी आरोप लगाना, क्या ये लोकतंत्र है? किशोर तिवारी जी जाइए ना, आप भी तो सरकार में रहे थे,
अगर किसी ने लूटा है तो आपके पास सारे आरोपों का कहीं ना कहीं आपके पास सबूतों का भी पुलिंदा होगा, कोर्ट चले जाइए। लेकिन अजय वर्मा जी, आपसे सवाल है, संजय प्रजापति थाने से पूछ रहे हैं, अधिकारी को अल्टीमेटम देना क्या यही संविधान में है? सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। नाविका जी, अगर आपके नेशनल चैनल से सत्यता बयान कर दी जाए तो सत्यता तो भगत सिंह ने, सत्ता तो सुखदेव और राजगुरु ने भी करी थी अंग्रेजों के खिलाफ। वो गोरे अंग्रेज थे और अभी एक दूसरे इस वक्त जो काले अंग्रेज एक काम कर रहे हैं। तो सत्यता दिखानी ही पड़ेगी। और रहा सवाल अभी राधिका खेड़ा विक्टिम कार्ड महिला का खेल रही थी, जब वो पहलवान बेटियां दिल्ली की सड़कों पर पुलिस उन पर लाठी बजा रही थी, तब इनके मुंह में दही जमी हुई थी, तब इन्होंने नहीं कहा काले अंग्रेज। क्योंकि जिस पार्टी ने इस देश में स्वतंत्रता आंदोलन चलाया, वो अपने ही देश के लोगों को काला अंग्रेज कह रहे हैं। शब्दावली देखिए इस लोकतंत्र में, काले अंग्रेज, जिन्हें जनता ने 3 बार चुना, उन्हें आप काला अंग्रेज कह रहे हैं। मैं क्या कहूं? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आप ही जवाब दे दीजिए। काले अंग्रेज, बीजेपी की सरकार के लोगों को काला अंग्रेज कहा जा रहा है। हर्षवर्धन त्रिपाठी, ओवर टू यू। ये नहीं नव्या जी, मुझे सचमुच आज की जो चर्चा है ना, ये भी कमाल की है। जितने लोकतंत्र विरोधी, जितने भारत विरोधी, जितने भारतीय संस्कृति विरोधी, जितने हमारी पहचान विरोधी, जितना कुछ हो सकता है वो सब इस डिबेट में किया गया। इन्होंने तो अपनी कलम गिरमी रख दी है। जो काले अंग्रेज कहे जाते हैं वो कौन लोग कहे जाते हैं? जिनको आज भी अंग्रेज, अंग्रेजियत, अंग्रेजी संस्कृति, अंग्रेजों का काम, अंग्रेजों का व्यवहार वो अच्छा लगता है और अपना भारत का मूल संस्कृति वो खराब लगती है। जिनको देश की बात करने पे, राष्ट्र की बात करने पे, राष्ट्र प्रथम की बात करने पर जिनको चिढ़ लगने लगती, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज की ये चर्चा सचमुच बड़ी कमाल की है कि इसमें हर लोकतंत्र विरोधी काम को विपक्षी पार्टी के नेता कर रहे हैं। वो सोच नहीं रहे, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इन चीजों के आधार पर जनता फैसला करती। वो चुनाव के बीच में है। अभी झारखंड के 1 चरण का चुनाव आज समाप्त हुआ है। जनता ने बहुत बढ़ चढ़कर वोट डाला है। अभी कई उपचुनाव हैं, राज्य के चुनाव हैं, और उसके बावजूद इस तरह का व्यवहार, शायद इनको लोकतंत्र में जो 2024 का कुछ बेहतर परिणाम हुआ, उसने इनको इतनी हवा भर दी है कि इनको अब जनता के सामने कुछ भी कहने से डर नहीं लग रहा है। ये देश के और वो हवा हरियाणा में निकली के नहीं, लेकिन आज के तेवर देखकर ऐसा नहीं लग रहा। कुछ सवाल पब्लिक के और है। मानिक डाबरीवाल का कोलकाता से सवाल है, समाजवादी पार्टी के नेता अधिकारियों के नाम लाल स्याही से लिखने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर जनता ने ही समाजवादी पार्टी का ही नाम लाल स्याही से लिख लिया तो इनका क्या हाल होगा? नवीन अग्रवाल पुणे से सवाल पूछ रहे हैं, अजीज खान साहब से पूछिए कि पक्षपात करने वाले अधिकारियों की लिस्ट कोर्ट में सबमिट करके सस्पेंड क्यों नहीं करवाते, या फिर आरोप सच्चे ही नहीं हैं? कान्हा शर्मा मथुरा से पूछ रहे हैं, उद्धव ठाकरे अभी से सरकारी अफसरों को धमका रहे हैं, लेकिन सनातन पर बुरा भला कहने वालों को कभी धमकाने की हिम्मत क्यों नहीं कर पाते? रेवंत राम बिश्नोई का जोधपुर से सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि उद्धव एमवीए के नेताओं से बाला साहेब की तारीफ करके दिखाएं। क्या उद्धव को यह चैलेंज स्वीकार है? पहले अजीज खान साहब जवाब दीजिए। राधिका जी आ रही। देखिए नाविका जी, उस लाल डायरी में जनता ने नाम लिख लिया है कि 9 के 9 सीट उत्तर प्रदेश में हराने हैं और महाराष्ट्र में एमबीए की सरकार बनानी है। इस बात को समझिए। और झारखंड में इंडिया गठबंधन को जीतना है। ये लोगों ने, जनता ने लाल डायरी में मेंशन कर दिया इस बात को। और यही घबराहट है कि आज तमाम तरीके के नारे गढ़े जा रहे हैं और वो नारे काम नहीं आ रहे। इसलिए काम नहीं आ रहे क्योंकि जनता इस बात को जानती है कि उसको नौकरी चाहिए, उसको काम चाहिए, उसका रोजगार जो खत्म कर दिया है बीजेपी ने, वो रोजगार वापस चाहिए। और कौन ला सकता है इसको? सिर्फ इंडिया गठबंधन। और इसलिए इंडिया गठबंधन को कहीं ना कहीं बड़ा भरोसा इंडिया गठबंधन पर यहां की जनता को। इसलिए लाल डायरी में जनता ने पूरी तरह से इनके सारे काले कारनामों को लिख लिया है। एक बात आप समझिए, पूरी बात। दूसरी बात समझ लीजिए आप,
कि अभी बार नहीं, जिक्र हो रहा समय कम है, समय कम है। राधिका खेड़ा जी, अगर लाल डायरी में बीजेपी का नाम लिख ही लिया है जनता ने, तो अखिलेश जी इतना घबराए हुए क्यों हैं, इतनी घबराहट क्यों है, और उद्धव ठाकरे जी इतनी धमकी क्यों दे रहे हैं? देखिए, हरियाणा के इलेक्शन ने सबको डरा दिया है। और हाँ, लोकसभा के भी जो नतीजे आए थे उसके बाद थोड़ा डर था, वो एकदम घबराहट, डर सब कुछ इकट्ठा हो गया हरियाणा के नतीजों के बाद। इनको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करे, क्योंकि सच्चाई ये है, ये जो बार बार मुद्दे गिनवा रहे हैं, अगर नौकरियां नहीं होती, अगर देश बर्बाद हो रहा होता, तो बार बार क्या मोदी जी प्रधानमंत्री बनते, और क्या हम एक रिकॉर्ड कायम करते हरियाणा में। लेकिन मैं 10 सेकंड लूंगी नाविका जी, आज की बहस को मैं 4 पंक्तियों में कहना चाहती हूँ। बहस में मुद्दों की बात नहीं कर पाते, बस झूठ और अफवाहें लेकर आते, व्यक्तिगत हमलों से जो खुद को छुपाते, वो विपक्ष के प्रवक्ता कहलाते, तथ्यों से डरकर चीखने लगे हैं, सच सुनते ही आपस खोने लगे हैं। जब तर्क खत्म हो जाए तो क्या करे, व्यक्तिगत हमले पर उतर आए। तो ये आज की इनकी डिबेट का, इनके नेताओं का और इन लोगों का ये हाल हो चुका है। कभी ये योगी जी पर व्यक्तिगत हमला करते हैं खड़गे और साहब, आगे फैसला जनता का है, क्योंकि पब्लिक है, ये सब जानती है।